नमस्कार साथियों, सभी को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? वेल, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ज्योग्राफी के वो डिस्कस किए थे। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड क्लास में हम लोगों ने हिमालय डिस्कस किया था। हिमालय, इसमें दर्रे वगैरह सभी को पॉइंट बाय पॉइंट देखा था। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ओके, तो प्रायद्वीपीय पठार भारत, ये अगर बात करें तो सबसे, अगर चार या पांच जो भौतिक प्रदेश हैं भारत के, उन सभी में प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन ये है और गोंडवाना भूमि का पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। गोंडवाना भूमि का पार्ट है और सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार है। ओके, आर्कियन काल की चट्टानों से बना है ये, और ये त्रिभुजाकार आकृति में आपको मिलेगा। जब भी आप, अगर आप इसकी कभी भी जो है भौतिक प्रदेशों का मैप देखेंगे भारत का, तो आपको ये त्रिभुजाकार आकृति में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। ओके, इसके विस्तार की बात करें तो सबसे ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका विस्तार है। भारतीय उप महाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कथन में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे प्राचीनतम भूखंड है ये। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। ओके, ये दोनों ही अलग अलग है, इन दोनों को मिला के बनता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय जो भूभाग है वो बनता है। ओके, अब देखिए मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है इसमें क्या क्या आता है। अरावली पर्वत आता है, ये 4 राज्यों में है, इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि आती है। मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड पठार आता है, विंध्याचल और बघेलखंड पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार, ये सभी किसमें आते हैं? आपके मध्यवर्ती उच्च भूमि में। अब याद रखिए मेघालय पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये जो आपने मालदा गैप है, मालदा गैप मिलेगा पश्चिम बंगाल में। इस मालदा गैप की वजह से प्रायद्वीपीय पठार जो है और ये मेघालय पठार, इन दोनों को ये अलग करता है मालदा गैप। ठीक है, तो याद रखिएगा मेघालय पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है। और दक्कन के पठार की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से श्रेणियां या कौन कौन से पठार आते हैं, तो सतपुरा श्रेणी आएगी, महाराष्ट्र पठार आएगा, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये सभी दक्कन के पठार में आते हैं। ओके, नेक्स्ट अरावली की बात करते हैं। देखो अरावली से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि अरावली 4 राज्यों में फैली है, तो 4 राज्य, अब देखो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि अरावली राजस्थान में है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान के अलावा भी 4 राज्यों में, गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। ओके, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है वो इसी का विस्तार है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है ये, प्री कैम्ब्रियन युग की है अरावली पर्वत श्रेणी। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये, क्योंकि देखो पहले ये नवीनतम पर्वत था, अब ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या हो रहा है? ये घिस रहा है धीरे धीरे। ओके, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सर्वोच्च चोटी इसकी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। ये माउंट आबू पर स्थित है। तो ये पॉइंट सभी आपको याद रखने हैं। अरावली पर्वत को भी अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जरगा पहाड़ी कहते हैं उदयपुर में, हर्षनाथ पहाड़ी कहते हैं अलवर में। तो ये पॉइंट है, कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विंध्याचल पर्वत। देखो विंध्याचल पर्वत के जो ये नाम है वो बहुत पूछे जाते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिम में इसको विंध्याचल, फिर इसके बाद भारनेर, कैमूर और पारसनाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, ये सभी किसके पार्ट है? विंध्याचल के। इसी प्रकार सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो इसको पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, फिर सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाले कहते हैं। वेस्ट टू ईस्ट है ये। ठीक है, इस पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, और ये धूपगढ़ चोटी जो है महादेव पहाड़ी पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अमरकंटक चोटी कहाँ पर है? मैकाले श्रेणी पर है। ठीक है, और मैकाले श्रेणी किसका पार्ट है? सतपुड़ा का। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा उसके अनुसार आपको आंसर देने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर साउथ में, दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। लगभग 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है
पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पे आपको मिलेगा। ये इंडिया है, ठीक है, इसके पश्चिमी तट पे यहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिमी घाट। इंडिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी एवरेज हाइट है 1200 मीटर। इसको सह्याद्री भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, नाम इसका याद रखना, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। देखो कुछ क्रम पूछे जाते हैं इन पर्वत के, पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट में स्थित जो कुछ पर्वत हैं उनके क्रम पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट होगा, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई पर्वत, फिर कार्डेमम, फिर नागर कोयल, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। ऊपर पश्चिमी घाट है, उसके बाद फिर ये नीलगिरी पे मिलता है जाके। नीलगिरी के दक्षिण में आपको मिलेगा अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम, फिर कार्डेमम के दक्षिण में नागर कोयल। ओके, ये दो चोटियां याद रखिएगा, दो बेटा और अन्नाईमुड़ी। दो बेटा चोटी ये नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दो बेटा, ये तमिलनाडु में पड़ती है। और अन्नाईमुड़ी की बात करते हैं तो अन्नाईमुड़ी ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ये कहाँ पर है? केरल में। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं उसके अनुसार आपको आंसर देना है। कुछ दर्रे के क्रम जैसे पूछे गए थे, मैंने आपको बताया था आरो में ये पूछा गया था, पश्चिमी घाट के दर्रे थे। तो इनका याद रखिएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोट्टा, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, पाल घाट, सैनकोट्टा ये केरल में मिलेगा आपको। ऐसे ही ऊटी या इसको उटकमंक कहते हैं, ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ये एक पर्यटन स्थल है, पर्यटक स्थल है ये। कोडाई कनाल पर्यटक स्थल है, ये पलनी पहाड़ियों पर है। पलनी पहाड़ियां कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे गए प्रश्न है ये। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट की लंबाई लगभग 1300 मीटर है, एवरेज हाइट इसकी 615 मीटर। देखो अगर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? पश्चिमी घाट की है, लंबाई भी पश्चिमी घाट की ज्यादा है। अच्छा, इसको नदियों ने अनेक स्थानों पर काटा है, किसको? पूर्वी घाट को, क्योंकि आपको देखा होगा अगर आप मैप देखें, ज्यादातर हमारी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओके, तो उन्होंने इन नदियों ने क्या किया है, पूर्वी घाट को कई जगहों पर काट दिया है, तो इस तरीके से ये कटी हुई मिलेंगी। क्रम अगर कुछ यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनका क्रम आपको याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। जैसे नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, सेवरॉय, पलनी पहाड़ियां। तो नल्ला मलाई पहाड़ी तो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, बाकी ये सभी तेलंगाना में है, ठीक है। लेकिन ये उत्तर से दक्षिण है, उत्तर में जवादी है, मतलब आंध्र प्रदेश की सबसे ऊपर नल्ला मलाई हो जाएगी, फिर जवादी, फिर सेवरॉय, फिर पलनी पहाड़ियां। ओके, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है चोटी है 1680 मीटर की, महेंद्रगिरी 1501 मीटर की सेकंड नंबर पे आती है। मैलानगिरी श्रेणी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैलानगिरी श्रेणी जो है चंदन के वनों के लिए फेमस है और ये तमिलनाडु में मिलेगी। कावेरी एंड पेन्नार जो नदियां हैं उसके बीच में ये स्थित है मैलानगिरी श्रेणी, और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु, ठीक है। चंदन के लिए फेमस है, चंदन के वनों के लिए। ओके, कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैसे मुल्लानगिरी चोटी, इसको मेला या मलयगिरी भी कहते हैं, ये बाबा बूदन पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, पूछा गया है। दंडकारण्य पठार, ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में मिलेगा मुख्यतः, हालांकि और भी राज्यों में फैला हुआ है ये, लेकिन मुख्य रूप से आपको इन राज्यों में मिलेगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य पठार, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आपको कुछ श्रेणी मिलेंगी जो सिर्फ महाराष्ट्र में है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां, बहुत बार पूछा गया ये मैच दी कॉलम में। ओके, खानदेश की बात करते हैं, सतपुड़ा और अजंता के बीच का एरिया खानदेश जो है कहा जाता है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है और मालदा गैप के द्वारा अलग होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेघालय का पठार जिसमें गारो, खासी, जयंतियां चोटियां पाई जाती हैं, ये पार्ट जो है, ये जो मेघालय पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, हिमालय का पार्ट नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कालसुबाई है, ये हरिश्चंद्र श्रेणी पर स्थित है। हरिश्चंद्र श्रेणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर। ओके, तो पूर्वी घाट का देखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों अलग अलग हैं, नीलगिरी अलग है, दोनों भाई पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट, जहाँ मिलेंगे वो नीलगिरी है, फिर उसके नीचे अन्नामलाई है। इस तरीके से श्रेणियां फैली हुई है। पश्चिमी घाट में सिर्फ पश्चिमी घाट की बात की जाए
कालसुबाई सबसे ऊंची चोटी है। सिर्फ पूर्वी घाट की बात की जाए, जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था, पूर्वी घाट की बात की जाए तो विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी है। ओके। अगर नीलगिरी की बात की जाए, जैसे कि नीलगिरी यहाँ पे देखिए, नीलगिरी पर्वत की अगर हम बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो बेटा है, सॉरी दोदा बेटा। एंड अन्नामलाई पर्वत की बात की जाए तो अन्नाईमुड़ी चोटी सबसे ऊंची है। ओवरऑल पूरे साउथ की बात की जाए कि साउथ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अन्नाईमुड़ी चोटी हो जाएगी, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ओके, इस तरीके से ये पॉइंट है, कुछ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। जो विशाल मैदान है हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में, यहाँ पर ये विशाल मैदान मिलेगा आपको। तो इसमें ये जो है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के निक्षेप द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये जो नदियां हैं ये अपने द्वारा क्या लाई हैं? अवसाद लाई हैं, निक्षेप लाई हैं। ठीक है, उन अवसादों का जमाव किया गया है मैदानी क्षेत्र पे, जहां पर इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मैदान की अगर लंबाई की बात करें तो 3200 किलोमीटर ये लंबा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। टोटल इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर तक मिलेगी और गहराई 2000 मीटर तक सामान्यतः मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम ये 6000 मीटर तक भी जा सकती है। ठीक है, गहराई। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक ये पॉइंट याद रखना कि जो मैदान, अगर आप कभी गौर करें तो पश्चिम में मैदान चौड़ा है और पूर्व की तरफ पतला होता जाता है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ मैदान की चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। ओके, मैदान में कुछ आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे भावर, इनका क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण। जैसे भावर सबसे उत्तर में मिलेगा मैदान में, शिवालिक के बिल्कुल दक्षिण में गिरिपाद यानी कि बिल्कुल दक्षिण में लगा हुआ मिलेगा। सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच में ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। नदियां बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर, बजरी लाकर यहाँ जमा कर देती हैं, बड़े बड़े। तो इनमें क्या होता है, नदियां इनके नीचे से बहने लगती हैं, तो नदियां यहाँ पे दिखाई नहीं देती भावर एरिया में। एंड तराई की बात करते हैं, ये भावर के दक्षिण में मिलेगा तराई, तो यानी कि भावर पहले है, भावर फिर है तराई। ओके, ये 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। नदियों का यहाँ कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, इसलिए दलदली क्षेत्र यहाँ पर होता है। नदियों का निश्चित मार्ग नहीं है तो नदियां फैल जाती हैं चारों तरफ, तो ये दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं इस तराई एरिया में। फिर आपको मिलेगा जलोढ़ मैदान, यानी कि जलोढ़ प्रदेश, या इसको काप मैदान भी कहते हैं, काप भी कहते हैं। ये गंगा की काप भी कहा जाता है इसको, क्योंकि नदियों द्वारा जो जलोढ़ लाया जाता है, अवसाद जो लाया जाता है, उसके जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस जलोढ़ प्रदेश में आपको बांगर मिलेगा और खादर, ये दो आकृतियां मिलेंगी। बांगर क्या होता है? यानी मैदान का ऊंचा भाग जहां बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंचता है, पहले पहुंचता होगा लेकिन अब नहीं पहुंचता है। इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। चूना युक्त कंकड़ पत्थर इसमें अधिकता पाई जाती है। ओके, खादर प्रदेश, नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है प्रतिवर्ष नदियों का पानी पहुंचता है, वो खादर प्रदेश कहलाते हैं। इसको नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, जैसे कि कछारी प्रदेश, कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कछारी प्रदेश किसको कहते हैं? खादर प्रदेश को, ना कि बांगर को। ओके, अच्छा, मैदान का अब बात करते हैं मैदान का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है, जैसे राजस्थान का मैदान, गंगा, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ओके, गंगा में भी ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। तो इस तरीके से प्रादेशिक विभाजन भी देखने को मिलता है गंगा के मैदान में। कुछ दोआब हैं, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। दोआब होता क्या है? पहली बार तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र, मान लीजिए ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। ठीक है, तो इनके जो बीच का क्षेत्र है ये दोआब कहलाता है। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहते हैं। अब जैसे बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब कहाँ पर है? ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। याद कैसे कर सकते हैं? बा से आप ब्यास याद रखिएगा और सा से सतलज याद रखिएगा, तो बिस्ट दोआब हो जाएगा, ब्यास और सतलज के बीच में। ऐसे ही बारी दोआब, बारी व्यास और रावी के बीच में। ऐसे ही रचना दोआब, रावी और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है उसको रचना दोआब कहते हैं। ऐसे ही चाज दोआब, चिनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र को चाज दोआब कहते हैं। तो ये दोआब आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भारत की तट रेखा। इंपॉर्टेंट है, अभी नई अपडेट हुई है, पहले जो 6100 थी अब उसको अपडेट कर दिया गया है। अब भारत की जो तट रेखा है वो 11,098.881 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से पूरा पॉइंट के बाद भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है।
11,098.81 किलोमीटर। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 7,870.51 किलोमीटर है। एंड अगर द्वीपों की बात की जाए तो 3,228.30 किलोमीटर है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसका आप ये याद रखना है 11,098 किलोमीटर। अगर हम तटरेखा देखो, इंडिया का मैप ये, ओके, तीनों तरफ से भारत क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो आपको पश्चिम में अरब सागर मिलेगा, दक्षिण में हिंद महासागर मिलेगा और पूर्व में मिलेगा बंगाल की खाड़ी। ओके, अब देखो तटरेखा पर स्थित भारत के कुछ राज्य हैं, तो वो याद रखें कितने हैं। तो तटरेखा पर भारत के 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। ओके, 9 राज्य और 4 यूटी। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ओके, एंड यूटीज की बात करें तो दादर नागर हवेली, और दमन दीव एक ही है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तो ये 4 यूटी हैं जिनकी तटरेखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो ये भी अपडेट हुआ है। अब देखो गुजरात तो अभी भी पहले नंबर पे है, लेकिन सेकंड नंबर पे अब तमिलनाडु हो गया। पहले सेकंड पे आंध्र प्रदेश होता था। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे गुजरात, फिर तमिलनाडु एंड फिर थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। एंड अगर यूटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा यूटी आपको जो तटरेखा मिलेगी वो मिलेगी अंडमान निकोबार की 3,083.50 किलोमीटर की। ठीक है, राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात की है, यूटीज में अंडमान निकोबार की है, सबसे कम है गोवा की तटरेखा की लंबाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो प्रत्येक देश की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं समुद्र के अंदर, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपको जो है पहला टेरिटोरियल सी कहते हैं, कॉन्टिगुअस सी कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ तक हैं और कितने समुद्री मील तक इनकी जो लंबाई होती है उनको देखते हैं। देखो ये मान लीजिए किसी स्थल भाग है भारत का, मान लीजिए स्थलीय क्षेत्र है ये, तो कुछ कटा फटा होता है, एकदम सीधा तो होता नहीं है। तो उसके सीधा करने के लिए एक आधार रेखा को ड्रॉ किया जाता है। तो ये आधार रेखा है। ठीक है, आधार रेखा से पहला ये आपको मिलेगा क्षेत्रीय सागर होता है, यानी कि टेरिटोरियल सी कहते हैं। ये आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्टिगुअस सी होता है, यानी कि समीपस्थ मंडल होता है। ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील है, यानी कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील, ये यहाँ पर इतना एरिया ये कॉन्टिगुअस सी कहलाता है। ठीक है, इतना एरिया पहले वाला जो 12 समुद्री मील तक है वो टेरिटोरियल सी कहलाता है, और 24 जो समुद्री मील तक है आधार रेखा से, ये कॉन्टिगुअस सी कहलाता है, यानी कि समीपस्थ मंडल। एंड आधार रेखा से 200 समुद्री मील ये कहलाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का। ठीक है, तो ये 200 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, ये याद रखना है कौन सा जो है सी इसके बीच में आएगा या कौन सा जोन आएगा इसके बीच में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ पॉइंट है। देखो भारत का औसत समुद्री तल जो नापा जाता है वो चेन्नई के तट से नापा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा गया है प्रश्न इससे। तटीय अपर्दन की बात करते हैं। देखो तटीय अपर्दन, मान लीजिए ये तट है तो इसका भी अपर्दन होता है। ठीक है, सागरीय लहरों की वजह से या और भी बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से तटों का अपर्दन होता है। तो कौन कौन से कारक हैं जो तटीय अपर्दन में योगदान देते हैं? तो उसमें पहले नंबर पे समुद्री लहर, ज्वार भाटा भी होता है, धाराएं भी होती हैं, समुद्री लहरें भी होती हैं, मानवीय क्रिया भी होती है। ओके, समुद्री लहर 2 बार लग गया, सॉरी सुनामी लहर है ये, सुनामी लहर भी होती है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी ये जो है तटों का अपर्दन होता है। लेकिन इन सभी में मान लीजिए चारों ऑप्शन दिए हो, ये सभी ऑप्शन में हो, तो सबसे ज्यादा समुद्री तट का अपर्दन जो है वो समुद्री लहरों की वजह से होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, देखो तटीय मैदानों के बारे में। आपने सुना होगा कोरोमंडल तट, मालवा तट, ये सब पूछे जाते हैं कौन से तट को कहते हैं। तो पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक आपको मिलेगा तटीय मैदान मिलेगा। देखो पश्चिमी तट पर आपको पश्चिमी घाट मिलेगा। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट है और फिर ये अरब सागर है। इसके बीच का जो एरिया है ये होता है मैदान। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान, इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर तक भी जाता है। नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर सर्वाधिक चौड़ा मिलेगा ये आपको पश्चिमी तट।
पश्चिमी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान को चार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात का मैदान कहते हैं गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र के आसपास, यानी कि ये गुजरात है तो यहाँ पर जो है गुजरात का मैदान कहा जाता है इसको, ठीक है। कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं दमन से लेके गोवा तक। इस तरीके से मैप आपको बना होगा, तो यहाँ पे दमन है, एक मिनट, दमन, ये द्वीप यहाँ पे दमन, दमन से लेके गोवा तक इस मैदान, इस जो मैदान को, तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। फिर कहते हैं थर्ड नंबर पर कनारी तट या कर्नाटक तट भी कहते हैं, गोवा से लेके मंगलूर तक। और मालाबार तट कहते हैं मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक, बेसिकली ये केरल में, ओके। तो मालाबार तट कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण है गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कनारी तट और मालाबार तट, ओके। इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान, इसके भी अलग अलग नाम है। ये गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कथन, पश्चिमी तट की चौड़ाई कम है, पूर्वी तट की चौड़ाई ज्यादा है। इसको तीन नाम इसके याद रखिएगा। उत्कल का मैदान उड़ीसा में कहते हैं, काकीनाडा तट या मैदान आंध्र प्रदेश में कहते हैं, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। कोरोमंडल और मालाबार तट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोरोमंडल तट आपका पूर्व में हो गया और मालाबार तट आपका पश्चिम में हो गया, ठीक है। उत्तरी सरकार, एक उत्कल का मैदान तो आपने पता ही है उड़ीसा में है, लेकिन एक उत्तरी सरकार भी यूज किया जाता है, उत्तरी सरकार का मैदान या उत्तरी सरकार का तट। ये महानदी और कृष्णा नदी के बीच का जो पार्ट है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा। कुछ तटीय शहर हैं जो कि पूछे जाते हैं मैच द कॉलम में, आपने प्रश्न देखे होंगे, अगर PYQ आपने सॉल्व किए हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। देखो दीघा का मैदान, सॉरी दीघा का मैदान नहीं, दीघा शहर, ये तट पर स्थित शहर है। दीघा शहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर उड़ीसा में, कालांगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है, उडुपी कर्नाटक में है, ठीक है। जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कन्नूर केरल में, नागरकोइल कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु में है, एंड ओरोविले ये पुडुचेरी और तमिलनाडु की सीमा पर है, ओरोविले, ओके। तो ये याद रखिएगा। द्वीप समूह, द्वीप समूह की अगर बात करें, देखो बंगाल की खाड़ी में के द्वीप समूह, दो द्वीप समूह आपको मिलेंगे। एक मिनट, इंडिया की मैप ये देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार और यहाँ पे आपको मिलेंगे लक्षद्वीप। बाकी द्वीप तो बहुत सारे हैं बात भाई, तट के पास भी आपको बहुत से छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, जैसे भटकल द्वीप है ना। तो इस तरीके के द्वीप काफी मिलेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह और अंडमान निकोबार हो गए और लक्षद्वीप हो गए, तो उनकी बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की। तो मुख्य द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ओके। कुछ चैनल्स यहाँ पे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं, और अंडमान में भी लघु अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा। दक्कन पैसेज, ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच मिलेंगे। कोको चैनल, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच, कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का पार्ट है, इसके बीच में है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ओके। अंडमान निकोबार के ही द्वीप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सैंडल पीक सुना होगा, एक चोटी है सैंडल पीक, ये अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है और ये उत्तरी अंडमान में आपको मिलेगी। माउंट थोलियर, ये भी एक चोटी है, ये निकोबार में मिलेगा, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसी प्रकार मध्य अंडमान, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, अगर पूछा था भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मध्य अंडमान, ठीक है। एंड राजधानी जो है अंडमान की है वो अंडमान निकोबार की, वो है पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम क्या है, ये नाम याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। तो यानी कि अब पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया है श्री विजयपुरम, और ये आपको दक्षिणी अंडमान पे मिलेगी राजधानी, ठीक है। यहाँ पे आपको बैरन द्वीप मिलेगा। बैरन द्वीप इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान सागर में है। नारकोंडम मिलेगा, ये भी क्या है, ज्वालामुखी पर द्वीप है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है यहाँ पर, ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये पुलकट झील के पास में स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, श्री हरिकोटा द्वीप, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अरब सागरी द्वीप की। जैसे कि आपको मिलेंगे मालाबार तट के समीप आपको मिलेंगे। मालाबार तट मैंने आपको बताया केरल के पास में है,
अभी चर्चा की थी मालाबार तट की। टोटल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप, और ये प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। तो ये प्रवाल से निर्मित है, ये याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 2 चैनल याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, देखो लक्षद्वीप है ये उत्तर में, और इन्हीं का एक बड़ा सा द्वीप है मिनिकॉय, वो थोड़ा दक्षिण में है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि लक्षद्वीप के बाकी और इसका जो इन्हीं का एक पार्ट है मिनिकॉय, इनके बीच में आपको मिलेगा 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय और नीचे है मालदीव, इनके बीच में मिलेगा आपको 8 डिग्री चैनल, ओके। तो याद रखिएगा, तो 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में? मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का पार्ट है, एंड मालदीव के बीच में। कवरत्ती राजधानी है कवरत्ती द्वीप पर लक्षद्वीप की, एंड एक नाम है एंड्रोथ, ये याद रखिएगा। एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ओके। ओके, आज के सेशन में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।